हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 822HZ। इस सेट का आज दूसरा पार्ट है और इसमें हम यहाँ से इसके दूसरे खंड को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो आपको इसका फैक्टर करना और इसका फैक्टर करना है और उनके फैक्टरों का गुणा आपस में कर देना है। जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो लगाने का तरीका ये है कि हम 2520 का करेंगे फैक्टर। तो इसके कुल हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि उसी तरीके से इसको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, जिससे इसमें डिवाइड कर सके। तो ये होगा 1, 2, 6 और 0। 25 में डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 126, 252 में फिर 0, फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 630 और उसके बाद यहाँ पे 315 हो गए। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 105। फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 35, और 35 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं 7 आएगा, और 7 को 1 से 7 से तो 1 आएगा। ये हो गया एक पार्ट का फैक्टर। ऐसे इसका एक और है 10530, तो उसको भी यहीं पे बगल में बना देते हैं। दस 10,530। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 करने 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 16, 3 बचे 15, 3 बचे 15। फिर से 3 से डिवाइड हो गए तो ये इसके कुल फैक्टर हुए हैं। 2 से काटेंगे 5265, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्रमवार इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए और इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 2520 के अभाज्य गुणनखंड। 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, यहाँ पे 1 बार 5 है और 1 बार 7, और फिर 10,530 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 बार 2 है और 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है और 1 बार 5 है और 1 बार 13 है। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है इनकी सहायता से एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में है, सबसे पहले हमें उन्हें लिख लेना है। जैसे इसमें 1 बार 2 और 1 बार 2 इसमें है, दोनों में 1 1 बार 2 उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ पार्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कि 1
दो बार 3 इसमें और 2 बार 3 इसमें, ये उभयनिष्ठ है। और फिर 1 बार 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। अब जो बचा उसको लिखना, तो हमने इसमें से 1 2 को लिख लिया, तो अभी 2 बार और 2 बचे हुए हैं। और 2 बार हमने 3 लिख लिया, 1 बार 5 लिख लिया, 7 नहीं लिखा गया, तो ये हो गया 7। अब इसमें से क्या क्या चीज़ लिखा जा चुका है, 1 बार 2 लिखा जा चुका है, 2 बार 3 लिखा जा चुका है, तो 1 3 और ये 1 3, 2 बार 3 बचा रह गया, और 5 तो हो गया लिख के, 13 नहीं लिखा गया है। ये इतना आपस में इनका गुणा कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जैसे 2 का गुणा 3 में 6, 6 का 3 में 18, 18 पंजे 90। ऐसे इधर कर लेते हैं, छोटा छोटा गुणा करेंगे हम। 13 का गुणा 3 में कर लेते हैं, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा कर देंगे 117 हो जाएगा 13 में। और यहाँ पे छोटा छोटा गुणा करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 2 का 7 में कर लिया, या 4 का 7, 2 का 2 के साथ 4, 4 से 28 भी कर सकते थे। तो ये बराबर हो जाएगा 90 गुणे, इनका आपस में गुणा करो, 14 का 7 में करते हैं, 14 से 98, 14 का 1 में 14 और 9 23, और 14 का 9 14 2 16, ये हो गया 638। और इसमें गुणा करना है 2 से। एक बार चेक कर लेते हैं, 14 से 98, 14 का 9 14 और 9 23, और 14 का 9 14 और 2 हो जाएगा 16, 1638 गुणे 2, तो बराबर हो जाएगा 90 गुणे 2 का 8 में 16, और 2 का 3 में 6 7, 2 6 12, 2 का 9 2 1 3, ये हो गया 32 76। अब इसमें गुणा करेंगे 90 से, तो एक बार 0, 9 का 6 में 54, और 9 7 63 और 5 68, 9 दूनी 18 और 6 24, 9 3 27 2 29। तो ये जो गुणनफल आया है यही इसका एलसीएम हो जाएगा, 29 48 40। अब निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट था, जो कि यही है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 90 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम आएगा 29 48 40, 2 लाख यहाँ पे है 94,840। ये है सवाल नंबर 1 के पहले पार्ट का जवाब। उसके बाद अब देखते हैं सवाल नंबर 1 का अगला पार्ट। दिया है सिद्ध करो √2√3 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पिछले के सेट में भी हमने पहले से लगा दिया है, साथ में इसके ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है रियल नंबर का, तो आप वहां से ऐसे सवालों को लगाना सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला तीसरा सवाल दिया है, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो तो AD बाई AB बराबर AE बाई AC ये प्रूफ करना है। ये है सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट। इसमें कहा है कि ABC एक त्रिभुज है और कोई एक लाइन इसमें से बनाई गई है जो AB और AC को 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, D और E पर। तो सवाल में कहा है कि सिद्ध करो कि AD बाई AB बराबर AE बाई EC, ये चीज AE बाई AC ये चीज प्रूफ करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है इसमें DE पैरेलल है BC, ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध करना है AD बाई AB बराबर AE बाई AC, ये चीज सिद्ध करना है।
अगला है उपपत्ति। तो जहाँ से दिया वहीं से शुरू करेंगे। लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल है BC, लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा करो तो ये खंडों के अनुपात बराबर होता है। तो इसके जो खंड हैं वो बनेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इसको उल्टा लिख देना है, ये हो जाएगा DB बटे AD बराबर EC बाई AC। अब दोनों तरफ एक जोड़ देना है, तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा DB बटे AD प्लस 1 और EC बाई AC प्लस 1। अब AD का गुणा करेंगे तो हो जाएगा DB प्लस AD बटे AD और EC प्लस AC बटे में AC। अब यहाँ पे देखो DB और AD जोड़ दोगे तो AB बन जाएगा और यहाँ EC है, ये भी EC है और इधर AE और EC जोड़ देंगे तो AC बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि DB और AD ये पूरा जोड़ के बन गया AB बटे AD और AE और EC जोड़ के ये हो गया AC बटे EC। अब इसको दोबारा उल्टा लिख देना है, तो हो जाएगा AD बटे AB और इसका उल्टा लिखा जाएगा EC बटे AC, जो कि प्रूफ करना है। ये है सवाल नंबर 1 के तीसरे खंड का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 का चौथा खंड। बिंदुओं A दिया है ऋण 1,7 और B दिया है 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो ये दिया हुआ है सवाल नंबर 1 का चौथा खंड। इसमें हम ऐसे एक रफ इमेज बना लेते हैं कि A इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऋण 1,7 और B का कोऑर्डिनेट है 4,3। तो इसको कोई एक पॉइंट दिया, मान लो पॉइंट C है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना। मान लेते हैं कि ये x, y है और ये जो दिया है ये m1 है और ये है m2। इतना चीज दिया। तो सवाल में दिया हुआ x1 की वैल्यू ऋण 1, y1 की वैल्यू 7 और x2 की वैल्यू दिया हुआ 4, y2 का ऋण 3, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। ये इतना चीज दिया हुआ है। हमें निकालना है x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, यही चीज निकालना है। तो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y की वैल्यू होगी m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू है 4, m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू ऋण 1 बटे दोनों अनुपात जोड़े जाएंगे और यहाँ से y की वैल्यू बनेगी m1 यानी 2, y2 की वैल्यू ऋण 3, m2 3 है और y1 की वैल्यू 7 है। नीचे दोनों का ऐड होगा तो x बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 4 में 8 ऋण 3 बटे 5 और y की वैल्यू हो जाएगी ऋण 6 21 बटे 5। x की वैल्यू हो जाएगी 5 बटे 5 और y की वैल्यू 15 बटे 5, यानी x का मान 1 आएगा और y का मान आएगा 3। तो लिखेंगे निर्देशांक जो होगा वो होगा x, y यानी 1,3। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ये है सवाल नंबर 1 का चौथा खंड और ये उसका पूरा उत्तर है। उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल, सवाल नंबर 1 का 5वां खंड। दिया है यदि कासेक थीटा बराबर 2 तो काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का
मान बताओ। ये सवाल में दिया है कि कासेक थीटा की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये कितने अंश की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये है थीटा बराबर 30 अंश की। कासेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अब जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हल करने के लिए चाहे तो इसको कास बाई साइन लिख लो और या फिर सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा काट थीटा की जगह पे 30 अंश साइन 30 अंश बटे 1 धन कास 30 अंश। तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी काट 30, इसकी वैल्यू होती है करड़ी में 3। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कास 3 की वैल्यू करड़ी 3/2। तो बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 धन 2 से गुणा होके, तो इसको लिखेंगे 1/2 और नीचे हो जाएगा 2 धन करड़ी 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा करड़ी में 3 धन 1/2 धन करड़ी में 3। परिमेयीकरण कराने के लिए इसी से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन 2 ऋण करड़ी 3 ऊपर और 2 ऋण करड़ी 3 नीचे हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 ऋण 3, यानी ये होगा 2 ऋण करड़ी में 3। करड़ी 3 से करड़ी 3 काट देंगे तो जवाब में आएगा 2, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे हम 1 माइनस कास थीटा से गुणा करा सकते हैं। देखो ये दूसरा तरीका है, जो हो जाएगा काट थीटा 1 माइनस कास से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ऊपर साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा और नीचे बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो आएगा काट थीटा प्लस 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा काट थीटा 1/साइन थीटा और माइनस में कास थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा काट थीटा प्लस 1/साइन यानी कोसेक थीटा, कास बटे साइन यानी काट थीटा। तो काट से काट कैंसिल होके केवल बचेगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू सवाल में ही दिया था कि 2 है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाओ या फिर इसकी वैल्यू रख के लगाओ, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो यह है सवाल नंबर 1 के 5वें खंड का जवाब। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 1 का 6वां खंड। सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दिया 5, 6, 4 और 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये सवाल दिया है सवाल नंबर 1 का 4 वाला खंड। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 शीर्ष हैं। शीर्ष ए है निर्देशांक 5, 2, शीर्ष बी है 6, 4 और शीर्ष सी है 7, 2। समद्विबाहु प्रूफ करना है कोई भी त्रिभुज से सबसे पहले हमें भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक भुजा निकालेंगे ए बी, 3 भुजा बनेगी। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए हम इनके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का वर्क करेंगे। तो 5 में से 6 घटाएंगे, चाहे तो एक बार लिख दो, और -2 में से 4 घटाएंगे, चाहे आप उल्टा घटा दो या सीधा, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू चेंज प्लस माइनस में नहीं होगी, हर बार प्लस में ही आएगा। तो 5 में से 6 घटाएंगे, ऋण 1 का वर्ग 1 और 4, 2, 6 का वर्ग 36, यानी ये हो गया करड़ी में 37। भुजा BC निकालते हैं तो 6 ऋण 7 हो जाएगा और 4 ऋण 2 तो हो जाएगा धन 2।
6 में से 1 घटाएं 7 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 और 4 2 6 का वर्ग 36, यानी हो गया करड़ी में 37। यहाँ पे आप चाहे तो मात्रक या इकाई लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ है तो कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए। अब अगली भुजा निकाल लेते हैं AC। A to C 5 में से 7 घटाएंगे और ऋण 2 में से ऋण 2 घटाएंगे, यानी धन 2। तो 5 में से 7 घटाएंगे, ऋण 2 का वर्ग 4 और 2 में से 2 खत्म 0, यानी इसका आएगा 2 मात्रक। तो यहाँ पे देखो 2 भुजा बराबर है, लिखेंगे चूंकि AB बराबर है BC और बराबर नहीं है AC के, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये है सवाल नंबर 1 का 6वां खंड। उसके बाद दिखाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2 का पहला खंड। सवाल में दिया हुआ दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। यह है 3x - y बराबर 2 एक समीकरण और 9x - 3y बराबर 6 ये दूसरा समीकरण। तो इसमें a1 की वैल्यू होगी 3, b1 की वैल्यू ऋण 1, हमें x y और z यानी अचर पद, या फिर कह सकते हो यहाँ पे a b c, तो x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद हमें लेने हैं। तो पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू ऋण 1 और c1 की वैल्यू हो गई 2, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू ऋण 3 और c2 की वैल्यू 6। अब बारी बारी वैल्यू निकालेंगे, a1 बाई a2 यानी 3/9 यानी 1/3। ऐसे ही निकालेंगे b1 बाई b2 यानी ऋण 1/3 यानी ये भी हो गया 1/3 और c1 बाई c2 की वैल्यू 2/6 यानी 1/3। तो अब लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, लिखेंगे इसलिए अनेक हल हैं। यानी दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। ये हो गया सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट का जवाब। उसके बाद यहाँ पे त्रिकोणमिति का कुछ सवाल है, उसको लगाते हैं। सवाल दिया है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण है 45 अंश। तो ध्वज दंड की लंबाई बताओ। यह है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। सवाल में दिया एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, उसको किसी बिंदु P से देख रहे हैं, तो देखने पर उन्नयन कोण आया है 30 अंश का और इसके ऊपर कोई एक झंडा लगा हुआ है, उसको जब यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण आया है 45 अंश। सवाल में है इस झंडे की लंबाई बताना है कि कितना है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं कि AB मकान है, BC उसके ऊपर ध्वज है और बिंदु P से उसको देख रहे हैं। ये सारी चीज आपको लैंग्वेज में लिखनी होती है। तो हम छोटे और बड़े ट्रायंगल को लेके लगा देंगे। तो सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे। समकोण त्रिभुज BAP में tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी AB/AP। AB की वैल्यू 1/3 में 3, ये सारी tan 30 की वैल्यू। AB की वैल्यू 10 है और AP निकालना है, तो AP की वैल्यू हो जाएगी 10 में 3 मीटर। अब हम बड़े समकोण त्रिभुज में आएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAP में tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब AC आधार AP। tan 45 की वैल्यू होगी 1। AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC को 2 पार्ट में लिखेंगे,
यहाँ पे BC प्लस AB बटे में AB, यहाँ पे सॉरी AC हो गया BC और AB बटे में AP, वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ से AP की वैल्यू हो जाएगी BC प्लस AB की वैल्यू है 10, तो BC की वैल्यू होगी AP ऋण 10, AP की वैल्यू है 10 करड़ी में 3, यहाँ पहले से मालूम है, और ऋण 10, तो 10 लेंगे कॉमन और अंदर बचेगा करड़ी 3 ऋण 1 मीटर, या फिर चाहे तो करड़ी 3 का मान रख सकते हो 1.732, तो लगभग इसका आएगा 7 मीटर के आसपास झंडे की ऊंचाई आनी चाहिए। तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर दशमलव में लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, या फिर आप करड़ी 3 की वैल्यू भी रख सकते हो। अगला सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड दिया हुआ है। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 ज्यादा होती है, संख्या बताओ। यहां से लगा लेते हैं, सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड है। कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल यानी इकाई दहाई जोड़ लेते हैं तो 9 आता है। इकाई x और दहाई y, तो संख्या कैसे बनाएंगे, दहाई में 10 से गुणा और इकाई उसके साथ जोड़ दी जाती है। अब केस 1 यानी पहला कंडीशन इन्होंने दिया है कि अंकों को जोड़ो तो 9 आए, यानी इकाई प्लस दहाई जोड़ने पर 9 आए, पहला समीकरण। दूसरा इन्होंने कहा है कि अंकों को पलट दो, पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 ज्यादा, तो अंक जब बदलेंगे तो दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई हो जाएगी। यानी ये जो नई संख्या बनी और ये पुरानी संख्या, तो कहा नई संख्या मूल संख्या से 27 ज्यादा हो गई, ये दूसरा केस है। तो 10x में से x घटेगा 9x बचेगा, और y में से 10y घटाएंगे तो ऋण 9y बराबर 27, यानी x ऋण y की वैल्यू आएगी 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दो या चाहे जैसे हल कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ेंगे, y कट के हो जाएगा 2x और 9 3 12, यानी x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3 लिखेंगे। इसलिए संख्या बराबर 10 गुणे y यानी 3 धन इकाई यानी 6 यानी 36, ये हो जाएगा इसका जवाब। अब चेक भी कर लेते हैं, क्या 6 3 9 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंकों को बदल दो तो 36 का 63 हो जाएगा, तो क्या 63 और 36 के बीच में 27 का अंतर है, तो बिल्कुल है। तो यह सवाल नंबर 2 के तीसरे पार्ट का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। ये इसका अगला सवाल है जिसमें कुछ त्रिभुज से और सर्कल से रिलेटेड प्रश्न हैं। कोई भी सवाल जो आपको नहीं समझ में आएगा आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये सवाल दिया है सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। दिया गया है कि AB बराबर AC, यहाँ पे AB की लंबाई AC की लंबाई के बराबर है, तो दिखाओ कि BE बराबर EC, ये चीज प्रूफ करनी है। एक सर्कल के 3 तरफ स्पर्शियां बनी हैं, यहाँ A BC, यहाँ पे D है, स्पर्श बिंदु E है और स्पर्श बिंदु F है। सवाल में दिया हुआ है कि AB की लंबाई AC की लंबाई के बराबर है, ऐसा इन्होंने दिया है। सिद्ध करना है कि BE की लंबाई बराबर है EC की लंबाई में, और उपपत्ति। अब जहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सॉल्व करना जहां से शुरू करेंगे जो कि इन्होंने दिया वहीं से। इन्होंने दिया है कि AB बराबर है AC के, इन्होंने दिया है। तो AB जो है ये 2 पार्ट में मिलके बना, AD और DB में लिखेंगे। AB की जगह पे AD प्लस DB ऐसा बनेगा, और AC 2 पार्ट में है AF और FC।
इन दोनों पार्ट में है, AD और DB, AF और FC। अब चूंकि बिंदु A से AD और बिंदु A से AF दोनों स्पर्शियां, तो ये दोनों भी एग्जैक्टली बराबर होंगी, तो AD और AF कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि A से AD कामा AF स्पर्शियां हैं, इसलिए AD बराबर हो जाएगा AF के। तो जब AD AF के बराबर हो जाएगा तो इसको एक दूसरे से निरस्त कर देंगे, तो ये बचेगा कि DB बराबर होगा FC के। ये वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। तो अब चूंकि B से BD और BE स्पर्शी हैं, B से BD कामा BE और C से CF कामा CE स्पर्शियां हैं। अगर स्पर्शियां हैं तो BD बराबर BE कामा CF बराबर CE होना चाहिए। तो अब ये जो BD है इसकी जगह पे हम BE लिख देंगे और जो CF लिखा है इसकी जगह पे हम CE लिख देंगे और यही चीज़ प्रूव करना। कभी कभी ये सवाल में ऐसा आता है कि दिखाओ कि EBC का मध्य बिंदु है, ये चीज़ भी प्रूव करने के लिए आता है। तो ये है इस सवाल का जवाब, सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। अब दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल, सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। ये सवाल है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक दिया हुआ 28.5, तो x और y का मान ज्ञात करो, जबकि बारंबारताओं का योगफल 80 दिया हुआ है। तो सवाल में एक तरफ बारंबारता है 0 से 10, ये 60 तक गया है, और इसमें बारंबारता 5, x 20 और 5x 20 15 y और 5 ये दिया। तो ये बारंबारता है। अगले लाइन में हमें संचयी बारंबारता बनानी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हम पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिखेंगे, फिर उसमें x जोड़ेंगे 5 धन x होगा, फिर 20 जोड़ेंगे तो 25 धन x होगा, फिर y जोड़ेंगे तो 25 15 40 धन x होगा। अब इसमें y जोड़ेंगे तो 40 धन x धन y बनेगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 45 धन x धन y ये बनेगा। और ये जो सबसे लास्ट में वैल्यू दिया हुआ इसकी वैल्यू सवाल में खुद दिया कि बारंबारताओं का जो योगफल है वो दिया है 60, और यहाँ के हिसाब से बारंबारताओं का योगफल कितना आया है 45 धन x धन y। तो x धन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ये हो गया एक समीकरण। और ये जो बारंबारताओं का योगफल दिया इसी को हम नंबर बोलते हैं, टोटल ऐड होने के बाद जो आता है ये उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐड, जिसका हम n से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे इसकी आधे की वैल्यू हो जाएगी 30, और जहाँ पे ये 30 मिलेगा हमें संचयी बारंबारता में वही वाला हमें टर्म उठाना है। तो ये देख सकते हैं 25 प्लस x है, ये 40 प्लस x है, तो 40 प्लस x से ऊपर 25 प्लस x है, तो इसी वाले में हमारा ये वाला CF होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 30 से ज़्यादा बड़ी हो गई और ये वैल्यू थोड़ा 30 से छोटी और ये 30 से काफ़ी बड़ी वैल्यू, तो इसमें से 30 ना होकर के हम ये वाले टर्म में लेंगे। तो जब हम इस टर्म को उठाएंगे तो ये हमारा होगा CF 25 धन x, और उसके ठीक पीछे F है, तो F की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी हमें 20, और इसके ठीक सामने हायर लिमिट उठानी है जो कि 30, और उसका हमें वर्ग अंतराल लेना है
जो कि है 10। CF का चुनाव एक तरीके से आप और कर सकते हैं कि कौन CF रहेगा। यहाँ पे जो माध्यक दिया 28.5, तो ये देखना कि 28.5 किस वर्ग अंतराल में है। 30 से 40 में 28 नहीं है, 20 से 30 में ही 28 है। इसका मतलब हमें यही वाली बारंबारता, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता लेनी है, ये बारंबारता लेनी और ये हायर लिमिट लेनी है, और उसके बाद सूत्र लगा देना है। तो माध्यक का सूत्र होता है L माइनस CF माइनस N/2 बाई F इंटू H। L की वैल्यू है 30 ऋण, CF की वैल्यू है 25 धन x, N माइनस ये N/2 की वैल्यू है 30 और F की वैल्यू है 20 गुणे H की वैल्यू 10, और माध्यक का मान पहले से दिया 28.5। तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर 30 और 25 घटाएंगे ऋण 5 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, तो ये हो गया 30, और यहाँ ऋण और ऋण धन, और ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 यानी 2.5, तो ये हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे x भी है, तो 1 मिनट, ये हो जाएगा ऋण 5 धन x, इतना होगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये 28.5 बराबर 30, और ऋण को चाहे तो हम 2 से इसमें गुणा भी कर सकते हैं, या फिर 30 को दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो हम इसको एक बार बना लेते हैं, ऋण 5 धन x/2। हम 30 को इस तरफ करेंगे तो 30 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 1.5 ऋण में। अब चूंकि इधर भी ऋण है तो हम इस ऋण को ना लिख के हम केवल ऐसे लिखेंगे ऋण 5 धन x/2। तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, ऋण 5 धन x, यानी यहाँ से x का मान आएगा 8, ऋण 5 उस तरफ जाके धन हो जाएगा। तो x का मान 8 जैसे ही होगा तो वैसे ही y का मान 7 हो जाएगा। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और आप इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन इस टाइप के सवालों का आप हमारे माध्यक के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक और सवाल बचता है, ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 1 का 6वां खंड, एक का नहीं, ये है दूसरे का 6वां खंड, जिसमें दिया यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता बताओ। तो जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे, एक साथ 2 पासे एक साथ फेंकने पर कुल जो घटना होगी वो होगी यहाँ पे 36, 6 के ऊपर पावर 2, क्योंकि एक पासे में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 के ऊपर पावर 2 यानी हो जाएगा ये 36। अब कहा है योगफल जो है 7 से कम होने की, योग 7 से कम होने की संभावना क्या क्या होगी वो चेक करते हैं। तो योगफल 7 से कम होने के लिए 1 और 6 आ सकता है, तो 6 और 1 आने की संभावना हो सकती है। 1 से 7 से कम होना चाहिए, तो 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, और 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 1 3, 3 1, 1 2, 2 1 और 1 1। उसके बाद 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 4, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4, 4 बड़ा हो जाएगा। 3 और 4 का भी जोड़ा नहीं लग सकता, 2 और 3 भी हो सकते हैं। तो 2 3 अगर हो सकता है तो 3 और 2 भी हो सकते हैं। और उसके बाद एक और संभावना बन सकती है 2 और 4 की, 4 और 2 की भी संभावना बन सकती है।
इससे अधिक कोई भी संभावना नहीं बनेगी। तो हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए योग 7 से कम होने की प्रायिकता। तो ये कुल 15 बार आया। हम टोटल घटना 36 है, 5 से काट सकते हैं, ये 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36, यानी 5/12 इसका जवाब हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, इसकी टोटल 36 घटनाएं आपको बना लेनी है और उसमें से वही वाले विकल्प चुनने हैं जिसमें से दोनों को जोड़ने पर 7 से कम यानी 6 भी चल सकता है। तो न्यूनतम इसमें जोड़ 2 आएगा और यहाँ पे मैक्सिमम जोड़ के हमें 6 तक लेके जाना है। तो यह है सवाल नंबर 2 के 6वें पार्ट का जवाब। और ये था आज का वीडियो जिसमें हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने सवाल नंबर 2 के कुल 6 खंड हल किए हैं। आगे के जो 3 सवाल बचते हैं इसको हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।